एक ऐसा श्राप जिसके कारण इंसान सिर्फ 40 साल की उम्र तक ही जी सकते थे और इस श्राप से बचने के लिए उन्हें एक ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी और एक विशेष पत्थर की जरूरत थी, जिन्हें पाने के लिए इंसानों को एक ऐसी प्राचीन और भयानक घाटी में जाना होगा जहां आदमखोर मछलियां और विशाल छिपकलियां लोगों का शिकार किया करती थी। पर जब बाई और उसकी टीम उस घाटी में स्थित उस कीमती पत्थर को ढूंढने गए तो उनका सामना एक बहुत ही विशाल और डरावने सांप से हुआ, जिसे प्राचीन समय से उस विशेष पत्थर के रक्षक के तौर पर तैनात किया गया था। दरअसल प्राचीन कथाओं के हिसाब से आज से लगभग 1000 साल पहले राजकुमारी जिंग ने अपना खौफ बनाए रखने के लिए एक बहुत ही करूर सजा बनाई थी कि जो भी इंसान उसके खिलाफ जाने की गुस्ताखी करेगा उसके शरीर पर एक ऐसा निशान बना दिया जाएगा जिसके कारण आगे चलकर उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाएगी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस भी इंसान के शरीर पर यह निशान बनाया जाता उसकी आने वाली पीढ़ियां भी श्राप की चपेट में आकर कष्ट उठाती रहती और इस भयानक श्राप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि श्राप से जूझ रहे इंसानों को किसी तरह ड्रैगन बोन और एक विशेष ऑर्क को ढूंढना होगा और इन दोनों के मिलन से ही श्राप को खत्म किया जा सकता था। और अगर किसी को ड्रैगन बोन मिल जाए तो उसकी मदद से ये भी पता लगाया जा सकता था कि वो विशेष ऑर्क कहाँ मौजूद है। तब ड्रैगन बोन को देखकर एक प्रोफेसर ने बताया कि वो विशेष ऑर्क एक ऐसे पहाड़ के पीछे मिल सकता है जहाँ ड्रैगन्स रहते हैं। और बाई नाम के एक आदमी ने जैसे ये सुना तो उसे समझ आ गया कि इस जगह को यूनान के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर ड्रैगन बोन को खरीदने के लिए कई ग्राहक तैयार थे और वो उसकी मुंह मांगी कीमत देने को भी राजी थे। लेकिन गोल्ड टूथ, फैटी और लिंग नाम के 3 लोग सबको रोककर कह रहे थे कि ड्रैगन बोन कोई बच्चों की चीज नहीं है। तभी अचानक लिंग के पिता जाओ वहां आ गए, जिन्होंने उन सभी को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी बेटी लिंग और उसके साथियों ने एक बहुत ही खौफनाक गुफा में प्रवेश किया था, जहां उनका सामना विशाल मकड़ियों और खूंखार भेड़ियों से हुआ था और उन सब से बचकर वो लोग ड्रैगन बोन हासिल करने में सफल रहे थे। जाओ ने उस समय गोल्ड टूथ और फैटी के कंधों पर बने पुराने श्राप के निशान को देखते हुए कहा कि जिस इंसान के पास ये निशान होता है वो 40 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता और ड्रैगन बोन ही इसका एकमात्र इलाज है। पर तुम सबको क्या लगता है कि हम इसे इतनी आसानी से बेच देंगे? और जाओ की बात सुनते ही सभी ग्राहक चुप हो गए। इसी दौरान प्रोफेसर और बाई ये सोच रहे थे कि वो यूनान तक कैसे पहुंचेंगे। तभी वहाँ येन नाम की एक लड़की आ पहुंची, जिसने बताया कि जाओ को शेन नाम का एक आदमी मिला है जो कि कुछ साल पहले अपनी टीम के साथ यूनान गया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके साथ उसकी टीम का कोई भी मेंबर नहीं था और इस सफर के दौरान वो अंधा हो चुका था और यहाँ तक कि उसने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया था। खैर कुछ समय बाद सब लोग शेन से मिलने के लिए पागल खाने तक आ पहुंचे और अंदर का माहौल देखकर सबको बहुत अजीब लगा, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे पागल मौजूद थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। अब आखिरकार वो सब शेन के सामने आ खड़े हुए, जिसे एक अलग कमरे में बंद किया गया था। तब शेन ने अपनी अनोखी कला से सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि सिर्फ हाथ मिलाने भर से ही उसने बाई और यांग के बारे में कई बातें बता दी। जिसके बाद शेन ने प्रोफेसर और बाई को वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि वो सिर्फ यांग से अकेले में बात करना चाहता था। तब यांग ने शेन से यूनान के उन पहाड़ों के बारे में पूछा जहाँ ड्रैगन रहते हैं, लेकिन शेन तो यांग की खूबसूरती पर फिदा हो चुका था और उसने उससे उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। शेन ने कहा कि तुम्हें किसी लड़के को ढूंढकर उससे प्यार करना चाहिए और तभी तुम्हारे अंदर की आग शांत होगी। येंग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और जब उसने शेन से उस विशेष ऑर्क के बारे में पूछा तो गुस्से में आकर उसने कहा कि कोई भी इंसान यूनान की घाटियों को पार नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान लगभग 80 साल तक जी सकता है, लेकिन यूनान के पहाड़ों को पार करने के लिए ये समय भी बहुत कम है। और जब येंग ने फिर से ऑर्क के बारे में शेन से सवाल किया तो जवाब देने की बजाय शेन जोर जोर से हंसने लगा, जिस बात पर येंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने धमकी देते हुए कहा कि हम तुम्हारी मदद के बिना भी ऑर्क को ढूंढ सकते हैं, चाहे हम पागल हो जाएं या अपनी आंखें खो दें, पर फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। पर येंग की इन बातों को सुनकर शेन ने गुस्से में अपनी आंखें दिखा दी, जो लगभग पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जिन्हें देखकर सबको समझ आ गया था कि शेन अब उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। खैर अब कुछ दिनों के बाद सब लोग बस के सहारे आखिरकार यूनान की ओर रवाना हो गए। ये रास्ता पहाड़ों और घाटियों के बीच से होकर गुजरता था, पर यात्रा के दौरान उन्हें सामने का रास्ता पत्थरों के गिरने की वजह से बंद मिला। लेकिन जब प्रोफेसर ने वहाँ के मैग्नेटिक फील्ड की जांच की तो उन्हें पता चला कि वो लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। तब थोड़ी देर तक आगे बढ़ते हुए बाई और उसके साथी चायुन नाम की एक औरत के घर पहुँचे, जहाँ पर बाई ने बताया कि जब वो आर्मी के साथ काम करते हुए यूनान की घाटी
घाटियों में था, तभी उसकी मुलाकात चायुन से हुई थी। इसी दौरान वहाँ चायुन की बेटी कॉन्क्यू आ पहुंची और जैसे ही उसने बाई को देखा तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। चायुन ने अपनी बेटी को बाई और उसके दोस्तों का गाइड बना दिया, जो अगले दिन उन्हें यूनान की घाटियों में ले जाने वाली थी। लेकिन कॉन्क्यू को बाई के इतना करीब देखकर यांग को उससे जलन होने लगी। अब रात के अंधेरे में उन्होंने देखा कि उनके आसपास का पूरा माहौल जुगनुओं की रोशनी से जगमगा रहा था, जिसके दौरान कॉन्क्यू, फैटी और लिन वहाँ पर बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। कॉन्क्यू ने एक बोतल में बंद जुगनुओं के राजा को बाहर निकाला और उसकी मदद से बाकी जुगनुओं को अपने काबू में करने लगी। और इस चौंकाने वाले नजारे को दूर से यांग और बाई भी देख रहे थे। इस इतने सुंदर माहौल ने सभी का दिल जीत लिया और इसी रोमांटिक पल में बाई और यांग ने एक दूसरे को किस कर लिया। खैर, अब अगली सुबह सूरज निकलते ही कॉन्क्यू सभी को रास्ता दिखाने लगी और आगे बढ़ते हुए वो लोग एक झील तक आ पहुंचे, जहां 2 कश्तियों की मदद से बाई और उसकी टीम ने अपनी यात्रा को जारी रखा और यहीं पर कॉन्क्यू का सफर खत्म हो गया। पर जाने से पहले उसने सबको चेतावनी दी कि रात के समय घाटी में जहरीली गैस फैल जाती है और उस समय सबको किसी ऊंची जगह पर पहुंचना होगा ताकि वो सुरक्षित रह सकें। तब आगे बढ़ते हुए वो लोग एक गुफा के अंदर जा पहुंचे, जहां का नजारा बहुत ही ज्यादा अनोखा था। लेकिन वहां की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि बाई का कंपास काम ही नहीं कर रहा था और प्रोफेसर ने उसे समझाया कि उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान एक अजीब सी मछली को देखकर गोल्डटूथ ने जैसे ही अपना हाथ पानी में डाला, वैसे ही उस मछली ने उसकी उंगली काट ली, जिससे उसका थोड़ा सा खून निकल आया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही गोल्डटूथ का खून पानी में गिरा, वैसे ही बहुत सारी और मछलियां उनकी कश्तियों की ओर आने लगी। तब इतनी सारी मछलियों को देखकर सबने अपने अपने हथियार निकाल लिए और उनसे लड़ना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक फैटी का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा पानी में जा गिरा। लेकिन अपने साथियों की मदद से वो किसी तरह कश्ती पर वापस चढ़ गया। पर फिर भी उनकी मुसीबत कम नहीं हुई क्योंकि मछलियां लगातार उनकी ओर ही बढ़ रही थी और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो लोग एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जहाँ उड़ने वाले खतरनाक कीड़े उन पर हमला करने लगे। मगर इतने सारे कीड़ों से लड़ना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने फ्लेम थ्रोअर की मदद से उन्हें जलाना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से उनकी कश्तियां टूटने लगी और देखते ही देखते वो सभी एक झरने के सहारे गुफा से बाहर निकल गए। पर इसी दौरान उनकी टीम 2 हिस्सों में बट गई, जहाँ पर एक टीम में यांग, बाई और गोल्डटूथ थे और दूसरी टीम में प्रोफेसर, फैटी और लिंग को रास्ता दिखा रहे थे। लेकिन मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि तेज मैग्नेटिक फील्ड के कारण उनके कंपास बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे और यहाँ तक कि किसी को ये भी नहीं पता था कि वो किस दिशा में जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अचानक बाई की टीम पर एक विशाल छिपकली ने हमला कर दिया और पल भर में ही वो यांग को शिकार बनाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। पर सही वक्त पर बाई ने उनका ध्यान भटकाया और एक ही झटके में यांग को बचा लिया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ने कुछ दूरी पर आसमान में एक फ्लेयर गन चलाई थी, जो देखकर बाई उस विशाल छिपकली का सामना करने लगा और उसने यांग को, प्रोफेसर और बाकी लोगों को ढूंढने भेज दिया। लेकिन मुसीबत सिर्फ उनके पीछे नहीं थी क्योंकि थोड़ी ही दूर एक विशाल छिपकली ने प्रोफेसर की टीम पर भी हमला कर दिया था, जिससे अपनी जान बचाने के लिए प्रोफेसर, फैटी और लिंग किसी तरह एक सुरक्षित जगह पर छिप गए। पर फिर भी वो छिपकली उनकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी, जिससे वो उनका पीछा करने लगी। मगर तभी यांग वहाँ पहुंची और उसने उस छिपकली का ध्यान भटकाकर उसे चकमा दे दिया, जिसके थोड़ी देर बाद बाई भी वहां पर आ गया और दोनों टीम्स फिर से एक हो गई। लेकिन उन विशाल छिपकलियों ने तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था, जिससे सब लोग दोबारा भागने लगे। तब उनसे बचने के लिए वो सब एक गहरी खाई में कूद गए, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि जहाँ वो गिरे थे वो उन विशाल छिपकलियों का सबसे बड़ा अड्डा था और जैसे ही उन्होंने इंसानों को देखा तो सब उनकी ओर ही टूट पड़े। पर उस वक्त मौसम अचानक खराब हो गया और आसमान में बिजली चमकने लगी, जिसकी तेज आवाज से छिपकलियां कुछ हद तक डर गई और इसी मौके का फायदा उठाकर बाई और उसकी टीम वहां से भाग निकली। तब थोड़ी दूर तक आगे बढ़ने पर प्रोफेसर ने सबको आसमान में तैरता हुआ एक अद्भुत टापू दिखाया, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए और उस रहस्यमय उड़ते हुए टापू की ओर बढ़ने लगे। पर आगे बढ़ते हुए कुछ ही दूरी पर उन्हें बहुत सारी और छिपकलियां भी दिखाई दी, जिन्हें देखकर सब एक जगह पर छुप गए और एक प्लान बनाने लगे कि बिजली चमकते ही सब लोग उनके पास से निकल जाएंगे क्योंकि वो मॉन्स्टर्स 3 मीटर
मीटर से ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि कुछ ही पलों बाद घाटी में एक जहरीली गैस फैल जाएगी और उससे पहले उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। अब उस वक्त जैसे ही बादल गरजे वैसे ही सही समय देखकर सब वहां से भागने लगे, पर तभी एक छिपकली की पूंछ से टकराकर प्रोफेसर पेड़ की बेलों में जा फंसा, जिसे देखकर गोल्ड टूथ उन्हें बचाने के लिए उन बेलों को काटने लगा। जिसके दौरान वो छिपकलियां गोल्ड टूथ और बाकी लोगों की ओर बढ़ने लगी, पर तभी यांग ने आकर उन पर तीरों से हमला कर दिया और उनका ध्यान भटकाकर वो उन्हें घाटी के बिल्कुल आखिरी छोर तक ले गई। तब जैसे ही वो छिपकली उस ओर जाने लगी वैसे ही बाई और यांग का प्लान कामयाब हो गया, क्योंकि यांग तो एक सुरक्षित जगह में छुप गई थी, लेकिन उन मॉन्स्टर्स के घाटी के आखिरी छोर तक पहुंचते ही एक बड़े से पेड़ की बेल ने उनका संतुलन बिगाड़ दिया और एक एक करके वो सभी घाटी में नीचे गिरने लगी। पर तभी अचानक एक छिपकली ने उन पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए सब लोग एक बड़े पेड़ के तने की मदद से आखिरकार उस उड़ते हुए टापू की ओर चले गए। लेकिन तब भी उन छिपकलियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से सबके दूसरी ओर पहुंचते ही बाई ने उस ब्रिज को तबाह कर दिया और किसी तरह वो भी उस टापू पर उनके साथ मिल गया। खैर, अब सूरज की पहली किरण निकलते ही सब लोग उस जादुई टापू पर घूमने लगे, जहाँ का माहौल उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तब बाई ने सबसे कहा कि इस टापू पर दिन के अलग अलग समय में अलग अलग मौसम रहते हैं, यानी कि यहाँ गर्मी, सर्दी और पतझड़ का मौसम सब कुछ एक ही दिन में देखने को मिलते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद सब लोग रात के अंधेरे में आग जलाकर बहुत मजे कर रहे थे, पर तभी कुछ ही दूरी पर उन्हें एक बहुत ही सुंदर झील नजर आई, जिसे देखकर लिंग और यांग जल्दी से झील में तैरने के लिए कूद पड़े, जिन्हें देखकर गोल्ड टूथ और फैटी का भी सब्र टूट गया और वो दोनों भी लड़कियों के साथ मजे करने के लिए झील में चले गए। तब बाहर बैठे प्रोफेसर ने बाई से कहा कि हमारे हर कदम पर मौत हमारा इंतजार कर रही है। मेरे जैसे एक बूढ़े आदमी के लिए जिंदा रहने का अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान अभी बहुत कीमती है। एक तरफ तुम और यांग एक दूसरे को बहुत चाहते हो और दूसरी ओर फैटी और लिंग भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और इसी वजह से तुम्हें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। तब उनकी बातों को सुनकर बाई ने भी हामी भरी और फिर बाकियों के साथ झील में मजे करने के लिए कूद पड़ा। खैर, अब अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही आखिरकार उनकी यात्रा फिर से शुरू हो गई और उनका रास्ता एक बहुत ही बड़े फूलों के बगीचे से होते हुए गुजरा, जहाँ के नजारों ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि उनके सामने बहुत दूर दूर तक सिर्फ सुंदर फूल ही मौजूद थे, पर अभी भी बहुत से खतरे आगे चलकर उनके सामने आने वाले थे। तब अचानक आगे बढ़ते हुए उन सबका सामना एक बहुत ही बड़े केकड़े से हुआ, जिसे देखकर प्रोफेसर ने सबको बताया कि ये केकड़ा कई 100 सालों से यही रह रहा है। ना तो ये मरता है और ना ही इसे दर्द महसूस होता है, और अगर ये थोड़ा सा भी घायल हो जाए तो झील में जाकर खुद को फिर से ठीक कर लेता है। लेकिन तभी अचानक उस केकड़े ने उन सब पर हमला कर दिया और उससे डरे बिना सब लोग उस विशाल केकड़े से लड़ने लगे। तब फैटी ने केकड़े की सबसे कमजोर जगह यानी कि उसके पेट पर हमला किया, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं था। गुस्से में आकर केकड़े ने लिंग पर हमला कर दिया, लेकिन सही समय पर फैटी ने उसे बचा लिया। तब गोल्ड टूथ और प्रोफेसर ने एक प्लान बनाया और उसी की मदद से उस बड़े केकड़े को रोकने की कोशिश की, पर इसी दौरान बाकी सभी लोगों ने मिलकर एक साथ केकड़े पर हमला कर दिया। लेकिन वो केकड़ा इतना कमजोर नहीं था, क्योंकि देखते ही देखते उसने रस्सियों को तोड़ दिया और सीधा लिंग की ओर बढ़ने लगा। तब अपने सामने इतने बड़े खतरे को आता हुआ देखकर लिंग जल्दी से पहाड़ पर चढ़ने लगी, लेकिन केकड़े ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा, जिससे आखिरकार लिंग पहाड़ी से नीचे गिर गई। लेकिन सही समय पर उसके आशिक फैटी ने उसे पकड़ लिया, पर फिर भी केकड़े ने उन दोनों पर हमला करके उन्हें दूर फेंक दिया। तब उनकी जान बचाने के लिए बाई और यांग ने मिलकर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया, जिसके दौरान प्रोफेसर और गोल्ड टूथ उसे मारने के लिए एक जाल बिछाने लगे। और जैसे ही केकड़ा उस जाल में फंसा, तभी प्रोफेसर ने वहाँ कई धमाके कर दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े पिलर्स केकड़े के ऊपर गिर पड़े और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन कुछ ही पलों में उसने खुद को संभाल लिया और झील की ओर बढ़ने लगा। सबको पता था कि अगर वो झील में पहुंच गया तो फिर से खुद को ठीक कर लेगा, पर ये जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सके और देखते ही देखते वो केकड़ा झील में कूद गया। तभी बाई ने देखा कि झील का पानी उसी फुहारे से आ रहा था जहां पिरान्हा मछलियों ने पहले उन पर हमला किया था, जो देखकर उसने एक प्लान बनाया और तुरंत पानी में कूद गया। तब झील के अंदर बाई ने अपना हाथ काट लिया और अपना खून पानी में बहा दिया, जिससे उसके खून की गंध को सूंघकर वो पिरान्हा मछलियां वहां पर आ पहुंची और सबसे पहले उन्होंने उस केकड़े पर हमला करके उसकी जान ले ली। जिसके बाद वो बाई पर हमला करने ही वाली थी, पर सही समय पर बाकी सभी लोगों की मदद से बाई झील से बाहर निकल आया।
लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। अचानक उनके सामने लिंग आ खड़ी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से वो जमीन पर गिर गई और ये देखकर सब लोग उसके पास आ पहुंचे। तब लिंग ने फैटी और बाकी सभी लोगों को अपना प्यार जताते हुए कुछ आखिरी शब्द कहे और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से फैटी का दिल इतना टूट गया था कि वो लिंग के शरीर को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। खैर, अब इसके कुछ देर बाद उन सब लोगों ने मिलकर लिंग के शरीर को वहां रखे एक ताबूत में बंद कर दिया और उसे झील में बहा दिया, जो देखकर प्रोफेसर ने सबसे कहा कि अगर हमने अब भी हार नहीं मानी तो हमारा भी यही हाल होगा। भले ही हम बहुत दूर तक आ चुके हैं, लेकिन आगे जाकर हमें पाताल लोक मिलेगा और इंसान कभी भी भगवान का सामना नहीं कर सकेंगे। पर अब ये ताबूत ही हमारी आखिरी उम्मीद है और अगर हम इनमें बैठकर झील में कूद पड़े तो ये झील हमें उस झरने तक ले जाएगी जहाँ से हम आए थे। तब प्रोफेसर की बात सुनकर बाई ने पूछा कि अगर हम लोग यहाँ से लौट गए तो क्या सभी लोग श्राप से मुक्त हो जाएंगे? जिस पर प्रोफेसर ने जवाब दिया कि हो सकता है हम श्राप से मुक्त ना हो पाए, लेकिन अगर हम लोग यहीं रुक गए तो हम लोग मारे जरूर जाएंगे, पर अगर हम लौट गए तो अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ साल अपने परिवार के साथ शांति से बिता पाएंगे। तब प्रोफेसर की बात सुनकर यांग ने एक सुझाव दिया और बोटिंग करने को कहा और देखते ही देखते बाई को छोड़कर बाकी सब ने हार मान ली और वापस लौटने के लिए अपने हाथ उठा लिए। पर उनकी बातों को सुनने के बाद भी बाई ने हार नहीं मानी थी। उसने सबसे कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी कोई गलती ना होने के बावजूद हमें ये श्राप किसने दिया जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से भी नहीं जी सकते, और जब तक मैं इस श्राप की जड़ तक पहुंचकर इसे खत्म नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये कहकर बाई अकेले ही वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए एक के बाद एक सबने उसका साथ देने का फैसला कर लिया सिवाय प्रोफेसर के। प्रोफेसर ने कहा कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस झरने के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां से इस घाटी से बाहर निकलने का रास्ता होगा। और इतना कहकर वो ताबूत में बैठकर झील में कूद पड़े और धीरे धीरे दूर चले गए। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद वो सब लोग एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगे और बहुत ही मेहनत मुशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें अपने सामने एक बहुत ही सुंदर दरवाजा दिखाई दिया। लेकिन वो कोई स्वर्ग का दरवाजा नहीं था, बल्कि वो तो नरक की शुरुआत थी। अब धीरे धीरे जैसे ही सब लोग आगे बढ़े तो उन्हें एक मूर्ति के हाथ में वही स्पेशल ऑर्क दिखाई दिया। लेकिन तभी मुसीबत उनके पीछे आ पड़ी, क्योंकि अचानक बहुत सारे मॉन्स्टर वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उन सब पर हमला करने लगे। तब उन सब ने मिलकर उन मॉन्स्टर्स का सामना किया और सही मौका देखकर बाई ने मूर्ति के हाथ से उस स्पेशल ऑर्क को उठा लिया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जैसे ही उसने ऑर्क को छुआ वहां लगे विशाल घंटे बहुत ही तेजी से बजने लगे, जिनकी आवाज सुनकर सारे मॉन्स्टर्स तुरंत वहां से भाग गए और पूरी घाटी अंधकार में डूब गई। तभी अचानक उनके पीछे से एक विशाल सांप प्रकट हुआ, जिसे कई सौ साल पहले प्राचीन महारानी ने उस स्पेशल ऑर्क का रक्षक बनाया था और आज भी वो अपने कर्तव्य पर अड़ा था। उस समय बाई और सबने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उस सांप ने उनका रास्ता रोक लिया। तब यांग ने सबको चेतावनी दी कि इस सांप की आंखों में आंखें मत डालना, क्योंकि शेन ने पहले ही हमें बताया था कि जो भी उसकी आंखों में देखेगा वो पूरी तरह से अंधा हो जाएगा। इसके साथ ही उन विशाल घंटों की भयानक आवाज ने उन सबका जीना मुश्किल कर दिया था। तभी अचानक उस विशाल सांप ने उन पर हमला कर दिया, जिससे बाई और उसकी टीम बहुत मुश्किल से बची। इसी दौरान फैटी के बैग से वही बोतल गिर गई जिसमें जुगनुओं के राजा को कैद करके कॉन्क्यू ने उसे दिया था। और जैसे ये हुआ, घाटी के सारे जुगनू अपने राजा की ओर बढ़ने लगे और उस बड़े सांप से भिड़ गए, जो देखकर बाई को समझ आ गया कि उनका राजा आसपास ही होगा। और तभी उसकी नजर उस जार पर पड़ी जिसमें जुगनुओं का राजा बंद था। तभी बाई को कॉन्क्यू की कही हुई बात याद आई कि अगर कभी जुगनुओं का राजा जल गया तो बाकी सभी जुगनू भी उसके पास आकर जल जाएंगे। ये सोचकर बाई को एक प्लान सूझा और वो सीधा उस जार को उठाकर उस सांप की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अचानक सांप के जोरदार हमले से बाई नीचे गिर गया और उसके हाथ से वो जार छूटकर टूट गया, जिसके साथ ही जुगनुओं का राजा आजाद होकर जैसे ही उड़ने लगा, वैसे ही अचानक प्रोफेसर वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे पकड़ लिया। तब प्रोफेसर ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सबकी जान बच सकती थी। उन्होंने जुगनुओं के राजा को आग लगा दी और उसके साथ खुद भी सांप के मुंह के अंदर कूद पड़े। और ये देखते ही सारे जुगनू अपने राजा का पीछा करते हुए सांप के मुंह के अंदर घुसने लगे, जिससे धीरे धीरे सांप का पूरा शरीर जलने लगा। तब प्रोफेसर को मरता हुआ देखकर सबका दिल टूट गया, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो विशाल सांप मरा, अचानक पूरी घाटी पानी में डूबने लगी और हर तरफ से चट्टानें गिरकर उस जगह को तबाह करने लग गई, जिससे सब लोग जितना जल्दी हो सके वहां से
भागने लगे और आखिरकार उस झील में कूद गए। खैर अब कुछ दिनों के बाद वो सभी घाटी से बाहर निकल आए और अपनी जिंदगी शांति से जीने लगे। लेकिन उनका असली काम अब भी बाकी था, क्योंकि अब उन्हें श्राप को मिटाने के लिए ड्रैगन बोन और स्पेशल ऑर का इस्तेमाल करना था। जब उन्होंने इस प्रोसेस को शुरू किया तो ऑर की रोशनी ड्रैगन बोन पर पड़ी, जिससे उस पर कुछ प्राचीन लिखावटें दिखाई देने लगी। तब उन लिखावटों को पढ़कर उन्हें प्राचीन काल के कई रहस्यों और राजों के बारे में पता चला। लेकिन इसके साथ ही उन्हें ये भी एहसास हो गया कि आगे उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, जिसके साथ ही उनका ये सफर एक नए मोड़ पर खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, श्राप और खतरनाक सांपों की ये दास्तां अभी खत्म नहीं हुई है। जहाँ एक तरफ बाई ने अपनी घाटी के रहस्य को सुलझा लिया था, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी अजीब और खौफनाक दुनिया हमारा इंतजार कर रही है, जहाँ हर कदम पर मौत सांप का रूप धारे बैठी है। ये कहानी है दो शराबियों की जो रात के सन्नाटे में एक अजीब और डरावने कब्रिस्तान में भटक जाते हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ उनके आसपास मौत का सन्नाटा है। यहाँ जिस्म को लाश में बदलने वाला एक शैतानी सांप उन्हें अपना अगला शिकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या ये लोग इस शैतानी सांप के कहर से खुद को बचा पाएंगे? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली ये भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।